सोचिए 2026 से टैक्स भरने का तरीका ही बदल जाए तो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो सकता है। आज हम भारत के नए इनकम टैक्स नियमों के ड्राफ्ट को जरा करीब से देखेंगे और समझेंगे कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ, मुझे पता है। ऐसे सरकारी दस्तावेज देखकर किसी का भी सिर घूम सकता है। पर फिक्र मत कीजिए, हम मिलकर इसमें से जो काम की बातें हैं उन्हें निकालेंगे और एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, इसका हमारी सैलरी और हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा। हमारा पूरा फोकस इसी पर रहेगा ताकि ये पता चले कि ये सब हमारे लिए कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं उन फायदों से जो कंपनी से मिलते हैं, जैसे घर या गाड़ी। टैक्स की भाषा में पता है इन्हें क्या कहते हैं? अनुलाभ या पर्क्विजिट्स। आसान शब्दों में कहें तो पर्क्स। अच्छा, कभी सोचा है कि कंपनी जो रहने के लिए घर देती है उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? चलिए इसे ही समझते हैं। देखिए, इसका हिसाब किताब काफी सीधा है। सरकार ने शहर की आबादी मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से नियम बनाए हैं। मान लीजिए कोई मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहता है जहां की आबादी 40 लाख से ज्यादा है, तो वहां घर की वैल्यू सैलरी का 10% मानी जाएगी। और हाँ, अगर शहर छोटा है तो ये परसेंटेज भी कम हो जाता है। तो घर की बात तो हो गई। अब आते हैं कंपनी की गाड़ी पर। इसका हिसाब किताब कैसे होता है? यहाँ एक मजेदार बात है। कंपनी की कार पर कितना टैक्स लगेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि उसका इंजन कितना बड़ा है। अगर इंजन 1.6 लीटर से बड़ा है तो टैक्स ज्यादा लगेगा, और अगर कंपनी आपको ड्राइवर भी दे रही है तो टैक्स और भी बढ़ जाएगा। तो ये तो हुई एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात। अब जरा उन रूल्स पर नजर डालते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए हैं, मतलब वो लोग जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, फेयर मार्केट वैल्यू या एफएमवी। अब ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये वो कीमत है जिस पर कोई भी एसेट जैसे कि एक शेयर आज खुले बाजार में बिक सकता है। और ये नए नियम पक्का करते हैं कि इसकी गिनती हमेशा एक ही तय फॉर्मूले से हो ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो सवाल ये उठता है कि टैक्स के नियम किसी कंपनी के शेयर के ये फेयर मार्केट वैल्यू निकालते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए एक सीधा साधा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। सबसे पहले कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन को लिया जाता है। फिर उसमें कंपनी की सारी देनदारियां मतलब जो भी कर्ज वगैरह हैं उसे जोड़ा जाता है। और आखिर में जो टोटल अमाउंट बनता है उसे कंपनी के कुल शेयरों से डिवाइड कर दिया जाता है। बस, इससे हर एक शेयर की सही कीमत निकल आती है। चलिए अब जरा देश की सीमाओं से बाहर देखते हैं। ये नए नियम ग्लोबल बिजनेस यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कैसे लागू होते हैं। ये रूल ये बताता है कि कैसे कोई विदेशी कंपनी जिसका भारत में कोई ऑफिस नहीं है वो भी यहाँ टैक्स के दायरे में आ सकती है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का। मतलब अगर भारत में उसका अच्छा खासा बिजनेस है तो उसे टैक्स देना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना सामान या सर्विसेज बेचकर एक साल में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लेती है, तो इन नियमों के हिसाब से उसे भारत सरकार को टैक्स देना पड़ सकता है। और ये तब भी लागू होगा भले ही उसका यहाँ कोई ऑफिस न हो। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। अगर किसी विदेशी डिजिटल कंपनी या किसी ऐप के भारत में 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं तो भी वो टैक्स के दायरे में आ सकती है। इससे साफ पता चलता है कि हमारे टैक्स नियम अब डिजिटल इकोनॉमी के हिसाब से खुद को कैसे बदल रहे हैं। तो इन सब नियमों का निचोड़ क्या है, मतलब हमें इससे क्या समझना चाहिए? चलिए एक नजर डालते हैं। देखिए, इन सभी नियमों के पीछे एक ही बड़ा मकसद है, टैक्स सिस्टम में क्लैरिटी और फेयरनेस लाना। मतलब चाहे वो कंपनी की कार हो या किसी कंपनी का शेयर, हर चीज की वैल्यू निकालने का एक स्टैंडर्ड तरीका हो ताकि सबके लिए नियम एक जैसे रहें, कोई कंफ्यूजन न हो। तो कुल मिलाकर लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाने का है जो बिल्कुल साफ सुथरा और भरोसेमंद हो। एक ऐसा सिस्टम जहां कंपनी की कार से लेकर स्टॉक के एक शेयर तक हर चीज की वैल्यू तय करने का एक जैसा पारदर्शी तरीका हो। तो ये नियम तो आज की डिजिटल दुनिया के लिए हैं, पर सोचिए जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी और हमारी इकोनॉमी बदल रही है, आने वाली पीढ़ी के टैक्स नियम कैसे होंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।